हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लोग क्या सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो आपने पूरा विलेयन चैप्टर को समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। अब लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, वैद्युत रसायन। कौन सा चैप्टर है, वैद्युत रसायन। कौन सा चैप्टर है, वैद्युत रसायन। बच्चों देखना, ये वैद्युत रसायन होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे। बात को समझ पा रहे ना, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमको। मतलब कुल मिला के आपको कहना है कि हम लोग इसका देखेंगे कि इसको हम लोग जानेंगे कैसे, ये वैद्युत रसायन होता क्या है ना। वैद्युत रसायन में अध्ययन किसका करते हैं, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके पास है वैद्युत रसायन। बच्चों यहाँ शब्द लगा है रसायन और ये दिया है वैद्युत रसायन। तो आपके पास में यहाँ अगर इसकी डिफिनीशन बनानी होगी तो देखिए, रसायन विज्ञान की शाखा है ना ये, तो क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को क्या करेंगे, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ऐसे रसायन को हम क्या कहेंगे, हम वैद्युत रसायन कहते हैं। वैद्युत रसायन कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों। क्या बोलेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ऐसे रसायन को हम वैद्युत रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन कहते हैं। इतनी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि वैद्युत रसायन होता क्या है उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ जान लिया है। अगर आप लोग नोट्स वगैरह बना रहे होंगे तो इसको लिख लीजिएगा अथवा शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर की पहली हेडिंग क्या है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। बात को समझ पा रहे ना। तो चलिएगा नंबर 1 हेडिंग बनाते हैं इसको मिटाने के बाद। ठीक, तो चलिएगा बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। अच्छा देखना बच्चों, ये बोला है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को क्या कर रहे हैं हम लोग, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। बताओ से, तो वो क्या होता है, इन्वर्टर जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं कि पहले विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है ना। जैसे आप मान लो लाइट है और उसको चार्ज करते हैं, तो मतलब विद्युत धारा क्या हो रही है, चार्ज हो रही है, बैटरी में जा रही है। तो मतलब विद्युत ऊर्जा किसमें बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। बात को समझ पा रहे हैं ना। और जैसे ही विद्युत धारा क्या होती है कि कट जाती है, आपकी लाइट बिजली चली जाती है, तो क्या होता है, इन्वर्टर अब आपको क्या कर रहा है, फैन वगैरह चला के दे रहा है। तो मतलब अब ये जो रासायनिक ऊर्जा आपने संचित किया था, अब ये क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित हो रहा है। बात को समझ पा रहे हैं नहीं? तो हम क्या कहेंगे, तो इसको बच्चों वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। किसका? सेल। क्या होता है? सेल। तो देखना बच्चों, जो आपका सेल होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। बात को समझ पा रहे ना? विभिन्न प्रकार का मतलब 2 या 3 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला आपके पास में क्या आता है, वो डेनियल सेल। क्या? डेनियल या डेनियल, इसी को बोलते हैं ना, डेनियल, है ना? डेनियल लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। डेनियल सेल, या इसी को क्या बोलते हैं, इसे डेनियल सेल। तो डेनियल सेल होता है। दूसरा क्या होता है आपके पास में, गैल्वेनिक अथवा वोल्टी सेल। क्या होता है? वोल्टी सेल। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग नंबर 1 हेडिंग बनाते हैं कि क्या होता है आपके पास में डेनियल सेल। क्या होता है? बात को समझ पा रहे हैं ना? तो देखना बच्चों, डेनियल सेल देखते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं कि ये डेनियल सेल होता क्या है ना? देखना बच्चों, डेनियल सेल के बारे में आप लोग कक्षा 11 में पढ़े होंगे। कक्षा 11 में क्या होता था कि इस प्रकार से कुछ ऐसा होता था, ऐसे टाइप का। यहाँ एक पात्र होता था, दूसरा पात्र यहाँ होता था, कुछ इस टाइप का होता था। आप क्या करते थे, यहाँ ऐसे छड़ डालते थे, यहाँ ऐसे, यहाँ ये कंडीशन होती थी, ऐसे होती थी, यहाँ दूसरी छड़ डालते थे, है ना? याद है ना आपको? यहाँ कक्षा 11 में आप लोग इसको पढ़े होंगे बड़े आराम से। और यहाँ क्या करते हैं, ये ऐसे विद्युत धारा जाएगी, ये यहाँ जाएगी, ये वाला ये ऐसे, है ना? तो इसको आप लोगों ने क्या बोला था, ये जिंक धातु का है, इसलिए इसे क्या बोलते थे हम लोग, एनोड। क्या नाम दिया? एनोड, है ना? और ये क्या था आपके पास में, कॉपर धातु की छड़ थी, इसलिए क्या नाम दिया, कैथोड। क्या नाम दिया था आपने, कैथोड, है ना? इसको बोला था आपने माइनस, इसको बोला था आपने प्लस। बात को समझ पा रहे ना? तो चलिएगा बच्चों, यहाँ से फिर कंडीशन क्या होती है, इसमें एक विलयन डाला था आपने, विलयन डाला था। कैसा विलयन था बच्चों? अगर जिंक धातु की छड़ है तो जेडेयन SO4 की भी क्या होगी, ये आपके पास में विलयन होगा। अगर यहाँ कॉपर धातु की छड़ है, तो यहाँ क्या होगा बच्चों, कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन होगा। बात को समझ पा रहे ना? एक बच्चों बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ लवण सेतु लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? लवण सेतु लगा देते हैं। जो क्या लवण सेतु का काम क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में विभवांतर का मान बराबर रखे, है ना? इसमें ये आपके पास में सेल है, लवण सेतु है। क्या है? लवण सेतु किसी का भी हो सकता है, KCl का हो सकता है। मान लेते हैं यहाँ हमने लवण सेतु जो लगाया वो क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं ये किसका है, KCl का। ये क्या बच्चों, लवण सेतु है। बात को समझ पा रहे ना? क्या है? लवण सेतु है। इस चीज को समझ पा रहे ना बच्चों? तो ये था आपके पास में क्या है कि यहाँ से ये आपके पास में डेनियल सेल है। कौन सा? डेनियल सेल। इस चीज को समझ पा रहे ना? डेनियल सेल ये है आपके पास में। तो चलिएगा बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी संरचना को, ये तो डेनियल सेल आपको दिख रहा है, तो इसके हम लोग संरचना के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आप लोग ये ग्राफ को अच्छे से बना लीजिएगा। अब हम इसके संरचना के बारे में पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने किया क्या है। तो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं, जगह है तो क्या कहेंगे, डेनियल सेल क्या होता है कि यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करते हैं। बात को समझ पा रहे हो ना? यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे बच्चों, डेनियल सेल की संरचना। क्या हेडिंग बनाएंगे? इसकी संरचना के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप लोग ये ग्राफ और ये डिफिनीशन आप लोग लिख लेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मिटा देना बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिएगा देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास में हेडिंग बनाएंगे डेनियल सेल की संरचना। क्या बनाएंगे? डेनियल सेल की संरचना। चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ देखना, हेडिंग बनाएंगे डेनियल सेल की संरचना। संरचना, डेनियल सेल की क्या है बच्चों? संरचना। तो लिखेंगे सर्वप्रथम हम कांच के दो पात्र लेते हैं। क्या किया था बच्चों? पात्र लिया था ना, कांच के दो पात्र लेते हैं। क्या करते हैं? लेते हैं, है ना, जिसमें दो धातु जिंक तथा कॉपर की छड़ को उसी धातु के विलयन में डुबाते हैं। क्या करते हैं? डुबाते हैं। डुबा दिए ना बच्चों, उसी धातु के विलयन में डुबाते हैं। उसी धातु का विलयन कौन होगा बच्चों? तो जैसे जिंक है तो ZnSO4, और फिर क्या होगा, अगर कॉपर है तो CuSO4। उसी धातु के विलयन में डुबाते हैं, है ना। कॉपर धातु की, ऐसे पहले जिंक धातु की छड़ को एनोड तथा कॉपर धातु की छड़ को कैथोड नाम दिया। दोनों पात्रों के बीच में एक लवण सेतु लगाया, जिससे हमें एक सेल प्राप्त हुआ, जिसे हम क्या बोले? डेनियल सेल बोले। क्या? डेनियल सेल कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना?
तो क्या बोला गया कि डेनियल सेल की संरचना क्या? सर्वप्रथम हम कांच के दो पात्र लेते हैं जिसमें दो धातु जिंक तथा कॉपर के क्षण को उसी धातु के विलयन में डुबाते हैं। अगर आपके पास में जिंक धातु है तो आपके पास में जिंक सल्फेट और कॉपर धातु है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं। जिंक धातु की क्षण को एनोड तथा कॉपर धातु की क्षण को कैथोड, कॉपर धातु की क्षण को कैथोड नाम दिया। दोनों पात्रों के बीच में एक लवण सेतु लगाया जिससे हमें एक सेल प्राप्त हुआ जिसे हम क्या कहते हैं? डेनियल सेल कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? ये डेनियल सेल की संरचना है। अब थोड़ा सा हम लोग नोट पॉइंट में एक चीज लिखते हैं, क्या? इसको मिटा देते हैं फिर नोट पॉइंट में लिखते हैं बच्चों कि डेनियल सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है ना। अब देखना बच्चों, डेनियल सेल में आपके पास में क्या कि कैसे होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखना बच्चों, नोट पॉइंट या हैशटैग में करके लिखेंगे क्या कि डेनियल सेल में ऑक्सीकरण एवं अपचयन है ना, या रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। बात को समझ पा रहे हैं ना? क्या डेनियल सेल में ऑक्सीकरण एवं अपचयन की अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया साथ साथ होती है। बच्चों बात आती है कि ऑक्सीकरण क्या होता है? क्या होता है ऑक्सीकरण? आपको जानना जरूरी है। आप लोग ये सारी की सारी डिफिनेशन कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकरण क्या होती है ना। तो बच्चों बताया गया होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझ पा रहे बच्चों? क्या है ऐसे रासायनिक? अभी आप लोग कक्षा 10 वगैरह में पढ़े होंगे कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये वाली बच्चों आपके पास में कक्षा 10 में डिफिनीशन थी। यहाँ हम लोग को इलेक्ट्रॉन के द्वारा पहचानेंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो क्या बोला? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है बच्चों अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो हेडिंग बनाएं क्या? अपचयन है ना, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो बच्चों लिखेंगे क्या कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझ पा रहे ना? चलिए बच्चों, अब देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट नंबर हेडिंग बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, डेनियल सेल में होने वाले रासायनिक समीकरण या होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। बात को समझ पा रहे ना? चलिए बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और देखते हैं रासायनिक सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। बात को समझ पा रहे ना? चलिएगा देखते हैं कि क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। आइए यहाँ से देखना, आपने क्या माना है, यहाँ देखिए, ये आपके पास में क्या था, जिंक था। क्या था? जिंक था। यहाँ से अगर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, Zn+, बनेगा या नहीं? ठीक है, बनेगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, Cu यहाँ से प्लस का है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो यहाँ से सॉरी, यहाँ Zn+, है ना, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा तो ये क्या बनेगा, Cu। बात को समझ पा रहे ना? अगर दोनों अभिक्रियाओं को साथ साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn + Cu++, एरो मार्क Zn++ और प्लस Cu। तो देखना बच्चों, यहाँ से ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या हो रहा है? त्याग। और यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। बात तो समझ पा रहे नहीं? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण यहाँ हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। बात को समझ पा रहे हैं ना? तो ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। इतनी बात को समझ पाया नहीं? क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्या कि आपके पास में क्या होता है, वोल्टी अथवा गैल्वेनिक सेल क्या होता है ना? देखते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग चर्चा करते हैं वोल्टी अथवा गैल्वेनिक सेल, है ना? देखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? वोल्टी अथवा गैल्वेनिक सेल। क्या? वोल्टी अथवा गैल्वेनिक सेल। तो क्या लिखेंगे कि जब कॉपर तथा जिंक धातु की क्षणों की सांद्रता, क्या लिखेंगे, जब कॉपर तथा जिंक धातु की या सभी स्पीसीज की सांद्रता एक इकाई होती है और डेनियल सेल के विभव का मान
1.1 वोल्ट हो जाता है, तो ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे बच्चों? वोल्टी सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्टी सेल कहते हैं। वोल्टी सेल अथवा गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब सभी सांद्रताओं पे क्या होता है, सभी स्पीशीज की मान क्या होता है, सभी स्पीशीज की सांद्रता का मान 1 इकाई होता है और डेनियल सेल का विभव का मान क्या होता है, 1.1 वोल्ट हो जाता है। तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? वोल्टी अथवा गैल्वेनिक सेल कहते हैं। बात को समझ पा रहे हैं ना बच्चों? अब चलिएगा हम लोग क्या करते हैं, इसकी अगली हेडिंग के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है ना।